नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तेजी से बदलती दुनिया में नौकरियों का नेचर भी बहुत तेजी से बदल रहा है। ट्रेडिशनल जॉब से अलग अब दिलचस्प करियर प्रोफाइल युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। ऐसी बेहद इंटरेस्टिंग नौकरियों में से शामिल है गेमिंग इंडस्ट्री, जहां आने वाले समय में अवसरों की अपार संभावनाओं का संसार सज रहा है। टीम लीज डिजिटल ने एक रिपोर्ट जारी की है जो संभावनाओं की इसी की बात करती है। इस रिपोर्ट का नाम है गेमिंग टुमारोज ब्लॉकबस्टर। नाम से ही बहुत कुछ कहानी बयां हो रही है। वैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गेमिंग सेक्टर में 20 से 30% की ग्रोथ दर्ज की जाएगी। साथ ही FY23 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख नई नौकरियों के रास्ते खुलेंगे। अभी इसमें 50,000 लोगों को रोजगार पहले से मिला हुआ है। तो ऐसे में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इन्हीं सब पहलुओं की करने वाले हैं कि किस तरह से ये पूरा जो सेक्टर है वो संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। फटाफट से सबसे पहले जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस तरह से एक बेहतरीन इंडस्ट्री के तौर पर, एक संभावना भरी इंडस्ट्री के तौर पर गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो प्रोफाइल्स हैं, चाहे डिजाइनिंग की हो चाहे गेमर की हो, इन सब में अवसर अपार हैं। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि 50,000 जो लोग हैं वो इसमें एडजस्टेड हैं, इस सेक्टर में फिलहाल काम कर रहे हैं। प्रोग्रामर और डेवलपर्स की इसमें 30% हिस्सेदारी शामिल है। इसके अलावा बात करें हम 2023 का जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक बहुत सारे जो आंकड़े हैं उसमें 20 से 30% तक का ग्रोथ दर्ज होगी। और इन सारे पहलुओं को देखते हुए ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले परिचय उनका करा दूं। हमारे साथ हैं निखिल चावला साहब, जो कि जाने माने गैजेट एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही मिस्टर किशोर सुब्रमण्यन हैं, जो कि फाउंडर हैं श्री कंसल्टेंट्स करियर काउंसलिंग के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों को जो हम समझ रहे हैं उसमें जो आंकड़े वक्त वक्त पे हम आपके सामने रखेंगे, उसमें सबसे बेहतर जो आंकड़े हैं, हालांकि अभी भी इसमें बहुत सारे आंकड़े ऐड होना बाकी हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये टीम लीज डिजिटल की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें संभावनाओं की तमाम बातें की गई हैं। 1 लाख नौकरियां कोई सेक्टर जो है वो पैदा करने वाला है, एक बहुत बड़ा द्वार संभावनाओं का खोलता हुआ। और सबसे पहले निखिल, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। गेमिंग सेक्टर के बारे में ये कहा जा रहा था कि पहले जो संभावनाएं थी वो बड़ी ही सीमित थी, और हम चाहे कंसोल बेस्ड गेमिंग की बात कर लें, ऑनलाइन गेमिंग की बात कर लें, बीच में एक दौर था जब हम वेब और इस तरह के पोर्टल्स पर गेमिंग का क्रेज़ बहुत देख रहे थे। भारत में ये जो संभावनाओं का द्वार खुला है, 1 लाख नौकरियों का एक प्रोजेक्शन है कि यहाँ एडजस्ट होने वाले हैं लोग, ये कितनी बड़ी उम्मीद के तौर पर आप देख रहे हैं, और ये आंकड़े कितना हौसला बढ़ाएंगे जो लोग एक करियर के तौर पर इसे चुनना चाहते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो जो टेक इंडस्ट्री में इस टाइम पे हो रहा है, जो जॉब कट्स हो रहे हैं, ले-ऑफ्स हो रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग निराश हुए हैं, स्पेशली जो इंडियन डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स और टेक में जो जुड़े हुए थे और जो बाहर गए हुए थे स्पेशली काम करने। तो उनके लिए भी एक अच्छा न्यूज़ है कि इंडिया में बहुत सारी और अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है, चाहे वो गेमिंग सेक्टर हो। बट काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ इसलिए क्योंकि वो प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जो एकदम से ले ऑफ हो गए हैं और उनके पास कुछ समय भी नहीं है नई जॉब ढूँढने के लिए, उनको वापस आना पड़ सकता है। तो इंडिया में ऐसे जॉब क्रिएशन होने से ये फायदा है कि जब वो वापस आते हैं उनके पास काफी अपॉर्चुनिटीज होंगी। और जो फर्क आया हमने देखा पैंडेमिक में कैसे, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक लॉकडाउन जब लगे तो लोगों को ज्यादा इंडोर चीजें करने का मौका मिला और करनी पड़ी, तो उसकी वजह से गेमिंग में एक बूम आया था। एक तो बिगनर लेवल की गेमिंग होती है जो छोटी मोटी फोन पे लोग कर लेते हैं, कैंडी क्रश टाइप या बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो बैठे बैठे खेल सकते हैं। कुछ गेम्स होती हैं जो ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ आपको एक्टिविटी भी कराती हैं, जैसे पोकेमॉन एक गेम आई थी। तो इसीलिए एक प्रो लेवल गेमिंग आ जाती है जो कंसोल लेवल गेमिंग होती है और जिसके लिए लोग डेस्कटॉप सेटअप्स लेते हैं गेमिंग के लिए। बट अब ये सब बदलने वाला है बिकॉज कनेक्टिविटी बहुत बेटर होने वाली है 5G के साथ। और साथ में उससे क्या होता है कि जो आपको एक डिवाइस लेनी पड़ती थी स्पेशली प्रो गेमिंग करने के लिए, वो सब अब क्लाउड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप अपने नॉर्मल फोन से या आईपैड से या नॉर्मल डिवाइस से भी प्रो लेवल गेमिंग कर पाएंगे, बिकॉज जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए वो आपके सिस्टम में होनी जरूरी नहीं है, वो क्लाउड गेमिंग में एक तरह से आप उनका सर्वर यूज करके कर सकते हैं।
और उसी के लिए स्टीम जैसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं कि आप गेमिंग कर लीजिए अपने ही नॉर्मल स्मार्टफोन से, एक प्रो लेवल गेमिंग कर लीजिए। तो उसी की वजह से काफी सारी इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज और गेम्स आएंगी। आप साथ में देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटा, ये सब चीजें जो है आगे बढ़ रही हैं। लोग चाहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसकी वजह से बहुत सारी जॉब क्रिएशन होगी। जो ये वर्स जो बना रहे हैं, डिजी वर्स बना रहे हैं, जिसके अंदर मेटावर्स के अंदर अलग अलग चीजें कर पाएंगे, ब्रांड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये भी एक गेमिंग का ही फैक्टर रहेगा कि काफी सारी तरीके से कि आप गेमिंग कर पाएंगे। कंसोल लेवल के लिए जो आपको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ते थे, या बहुत गेमिंग स्पेसिफिक स्मार्टफोन या हार्डवेयर लेना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, चाहे आप मोबाइल डिवाइस पे हो, चाहे घर पे आप 5G कनेक्टिविटी लेते हैं। तो इन चीजों की वजह से काफी बूम मिलेगा। और जल्दी आपको एक अनाउंसमेंट भी मिलने वाली है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी ओपन सोर्स कंपनी इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप करने वाली है, टैलेंट एक्विजिशन के लिए, डेवलपर्स के लिए, और बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल। और ये सारे जो हैं बहुत अच्छे संकेत हैं एक सेक्टर के तौर पर। लेकिन क्या हम जो डिमांड है इस सेक्टर की, या जिस तरह से नए नए प्लेयर्स उतर रहे हैं, या जिस तरह से हम नई नई संभावनाओं की तस्वीर देख रहे हैं, क्या उस हिसाब से हम प्रोफेशनल्स जो डिमांड है उसको पूरा कर पा रहे हैं? क्योंकि किशोर जी, मैं ये देखता हूं कि भारत में गेमिंग को लेकर जो ट्रेनिंग है वो कुछ खास शहरों तक, कुछ खास इलाकों तक सीमित है। मुंबई और दक्षिण भारत, बेंगलुरु, चेन्नई, और उसमें भी एक बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ आर्ट्स को लेकर तो बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन जो एक गेमिंग में डिग्री चाहिए, जो यूके, यूरोप, यूएस या कोरिया में जिस तरह की डिग्रीज मिलती हैं, उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज नहीं हैं। तो मानते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर अभी हमारी तैयारियां बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। नौकरियां तो सामने आ जाएंगी, लेकिन क्या उस पैमाने पर हम प्रोफेशनल्स दे पा रहे हैं? तो पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये जो इंडस्ट्री बूम होने वाली है, ये बहुत बड़ी लेवल पे बूम होने वाली है। मगर आपने जो सवाल किया है कि हमारे पास क्या कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स और कोर्सेज है, तो मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, और कोई भी इवॉल्विंग इंडस्ट्री में आपको 2-3 चीज का याद रखना पड़ेगा। पहले तो स्मॉल प्लेयर्स आते हैं, फिर मीडियम साइज, उसके बाद लार्ज प्लेयर्स आते हैं। आज अगर एक यंगस्टर को, युवा को अगर कोई कोर्स करना है, तो शायद 1 या 2 या 4 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, और वो भी फिल्म इंस्टीट्यूट जहां एनिमेशन और गेम डिजाइन है। मगर जो भी अलग कोर्सेस है, ये पाथ ब्रेकिंग होते हैं, ये ट्रेंड ब्रेकिंग होते हैं, इसको पिकअप होने में टाइम लगेगा। गेमिंग का पिकअप होगा, मगर इसे कैरियर ऑप्शन चूज करने में बहुत सारे चीज जो हैंडीकैप है। पहले तो एक स्टैंडर्ड इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर जो होता है, उसमें आर्ट्स या साइंस या इंजीनियरिंग या मेडिसिन का बैकग्राउंड चलता है। मगर अगर आज कोई विजुअल मीडिया या एनिमेशन में चले जाए, तो उतना तक सीमित है। उसमें भी आप अगर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स देखोगे, आज इंडिया में लेस देन 3% स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं जो एनिमेशन और विजुअल मीडिया और इस तरह के कोर्सेज लेते हैं, जिसे आज भी कहा जाता है ऑफबीट कोर्स। अगर उसमें एनिमेशन में आप गेमिंग लोगे, वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। हालांकि इसमें बहुत डिमांड आने वाली है, और यंगस्टर्स को ये बहुत पसंदीदा चीज है, तो वो ये करेंगे। मगर इनमें एक टॉप 20 स्कूल या टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप कॉलेजेस का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप अगर 1 लाख जॉब्स या 1.5 लाख जॉब्स, जो मुझे अपनी तरफ से लगता है बहुत कम नंबर है, क्योंकि आप जो वर्ल्ड वाइड गेमिंग का जो डेटा देख रहे हो, वो इंडस्ट्री अभी चाइना के हिसाब से $40 बिलियन का इंडस्ट्री है, और हम करीबन 1.08, 1.2, 1.8 के बीच में घूम रहे हैं। तो इसका जो पोटेंशियल इतना बड़ा है, और इसका रेलेवेंट कोर्सेज, जैसे कि आप अमेरिका में देख लो, एक न्यूयॉर्क फिल्म इंस्टीट्यूट, वहां आपको टॉप लेवल कोर्स मिलती है, जहां वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर है। मगर इंडिया में आप देखोगे तो 1 या 2 लार्ज इंस्टीट्यूट, जैसे अपने फिल्म इंस्टीट्यूट लाइक विजलिंग वुड्स मुंबई में, ऐसे इंस्टीट्यूट्स है। इसका स्प्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अवेलेबिलिटी अभी सिर्फ अर्बन इंडिया में है। रूरल इंडिया में ये टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट्स, ये कोर्सेज नहीं है, बल्कि यूसेज है। सो यूसेज के स्पीड में और कोर्स के आने के स्पीड में डेफिनेटली आपका सवाल सही है, यहां एक लैग है। हमें इसको स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने किशोर जी कही कि हमारे लिए मौके तो तैयार हैं, लेकिन क्या
उन मौकों को ग्रैब करने के लिए हमारे पास टैलेंट्स मौजूद हैं, इतनी बड़ी संख्या में अगर जॉब आ रही है तो क्या हम उस जॉब को फुलफिल करने के लिए उतने सारे टैलेंट दे पा रहे हैं? और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की बात सबसे अहम है और इसके अलग अलग पहलुओं पर भी मैं आऊँगा, आगे चर्चा करूँगा। सुमित सबरवाल साहब भी टीम लीड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ये पूरी रिसर्च है वहाँ से आई है। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह की फाइंडिंग्स हैं इस रिसर्च में, वो किस तरह से आपको नज़र आता है कि भारत में एक उम्मीद के तौर पर ये सेक्टर नज़र आने वाला है? और इसके अलावा ये जो नौकरियां हैं, इनमें जो प्रोफाइल है, उसमें कौन सी ऐसी प्रोफाइल है जिसके प्रति ज्यादा रुझान युवाओं का नजर आ रहा है? देखिए, बहुत क्लियरली गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो है। जैसे कि हम पहले समझते थे कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज जो थी, फॉर एग्जांपल जो अभी हमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दिख रही हैं, उस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री एक ऐसे मुकाम पे है जहां पे मल्टीप्लाई होने वाली है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल की जॉब्स बाकी सेक्टर्स में जरा कम हो रही हैं या थोड़ी सी पीछे जा रही हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर कम से कम नहीं तो 20 से 30% का ग्रोथ बहुत इमीडिएट फ्यूचर में आने की संभावना है। और हम अगर देखते हैं कि फ्रॉम द सैलरी पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि अगर जो सैलरीज हैं गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो कई बहुत ही अच्छी सैलरी होने वाली है। बिकॉज जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि टैलेंट और ट्रेंड टैलेंट जो है वो अभी बहुत लिमिटेड सप्लाई में है। तो अगर जो हमारे युवा हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जॉब के लिए, अगर वो अपने आप को वीडियो गेम प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट या कंप्यूटर एनिमेशन या इंटरैक्टिव मीडिया डिजाइन, इस तरीके के कोर्सेज में अपने आप को स्किल कर लेते हैं, तो तब उनके पास ज्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे जॉब के इमीडिएट फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई जो है एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है एक करियर ऑप्शन के तौर पर, और उसे देखना होगा। और इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर जो बाकी देश हैं और भारत में बेसिक फ़र्क क्या आ रहा है? निखिल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब हम देखते हैं पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को या गेमिंग कल्चर को, तो हम यूके, यूरोप या कोरिया का जब एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि वहाँ कंसोल बेस्ड गेमिंग को लेकर गजब की अवेयरनेस है। और कोरिया में तो खासतौर पे साउथ कोरिया में तो इसको लेकर कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे कॉम्पिटिशन होते हैं। भारत में क्या गेमिंग को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए, उस हिसाब से जिस तरह के इवेंट की प्लानिंग होनी चाहिए या इस सेक्टर के प्रति जो भी इसे फॉरवर्ड प्लानिंग के तौर पर आगे ले जा रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अर्जेंसी की कमी आपको नज़र आती है? जी बिल्कुल, जो ई स्पोर्ट्स जिसकी आप बात करेंगे, गेमिंग के जो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ई स्पोर्ट्स चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है। और वर्ल्ड ओवर उसको एक तरीके से बिगेस्ट स्पोर्ट्स का इवेंट माना जाता है। ई स्पोर्ट्स को एक कैटेगरी अगर मानी जाए तो उसकी जो प्राइज अमाउंट है, जो प्राइज मनी है, वो भी बहुत बड़ी होती है। एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लेवल के वर्ल्ड कप लेवल तक के प्राइजेस उसमें होते हैं और काफी ज्यादा उसमें पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, स्पेशली जो कंट्रीज हैं चाइना और ये साउथ ईस्ट एशिया की। इंडिया में भी काफी कोशिश की जा रही है, काफी जो डेवलपर्स हैं, कंपनीज हैं, जो गेमर्स हैं प्रो लेवल्स के, उनको एक तरीके से कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स भी पुश करती हैं उनके चैनल्स को। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो गेमिंग चैनल्स बहुत पॉपुलर हैं। इनफैक्ट वो वर्ल्ड के जो नंबर 1 यूट्यूबर थे इन स्पाइट ऑफ एनी कैटेगरी, वो भी एक गेमर थे, प्यूडीफाई। तो उस तरीके से गेमिंग का बहुत इंटरेस्ट है और गेमिंग करना भी बहुत लोग चाहते हैं। बट बात यह है कि डेवलप कौन करना चाहता है, डेवलपिंग में कौन जाना चाहता है। और इसी के लिए यंग एज से अगर हमें जैसे स्कूल में C++ या कुछ पढ़ाया जाता है और उसी टाइम पे अगर थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाए स्कूलिंग के टाइम में, 11th या 10th में, जो लोग कंप्यूटर साइंस में गेमिंग की तरफ जाना चाहते हैं, विजुअल आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। बिकॉज टैलेंट क्रिएट भी करना है, सिर्फ गेमर्स ही नहीं चाहिए, साथ में जो गेम बनाए वो भी चाहिए। कि इंडियन गेम स्टूडियो से कोई AAA कैटेगरी या AAA लेवल की कोई गेम बाहर आए, जो एक प्रो लेवल की गेम होती है, सिर्फ खेलने के लिए नहीं बट बनाने वाले भी चाहिए इंडिया में। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है डेफिनेटली। बट यस, ई स्पोर्ट इज पिकिंग अप इन इंडिया ऑल्सो। काफी सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स पुश कर रहे हैं गेमिंग एडिशन निकाल के उसके कंपटीशन करा के। सिमिलरली लैपटॉप गेमिंग मैन्युफैक्चरर्स जो है वो भी ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कराते रहते हैं। बट उस लेवल का अभी हम नहीं पहुंचे हैं, काफी धीरे है हमारी ग्रोथ।
बिल्कुल, और हमें उस लेवल को अचीव करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। और किशोर जी, शायद आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं कुछ प्रोफेशनल से इस बारे में बात कर रहा था। मैं समझना चाह रहा था कि दरअसल भारत में ये जो कल्चर है इस पूरी टेक्निकल एजुकेशन का, वो किस तरह का नेचर लिए हुए है। तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो तो हम ग्राफिक्स, एनिमेशन, आर्ट, इस बीच फंसे हुए हैं। और यही वजह है कि जो प्रोग्रामिंग वाले प्रोजेक्ट हैं उसके लिए हमें बाहर की ओर देखना पड़ता है। और इन सब में जिस तरह से आपने कहा भी कि एक जो ट्रेनिंग होनी चाहिए उसका सबसे बड़ा अभाव है। किस तरह का स्ट्रक्चर बनाए जाने की आवश्यकता है? जैसा निखिल कह रहे थे कि बेसिक लेवल पे स्कूल में जब हमारा तारुफ कराया जा रहा है लैंग्वेजेस से, प्रोग्रामिंग से, तब ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, या कॉलेजेस वगैरह में जब हम जा रहे हैं तब जाकर हमें कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा जहां पर लोगों के हाथ में डिग्री भी हो और लोग एक फ़र्क कर पाएं? क्योंकि एनिमेशन, ग्राफिक्स के तो हम बहुत प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे टैलेंट्स दे रहे हैं। ओके, तो पहली बात, आपको इंडिया का जो डेमोग्राफी है उसको थोड़ा ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी अगर यूएस, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में ये गेमिंग का जो स्पीड है और इंडस्ट्री का साइज है और जो स्केल है वो इतना बड़ा है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली हम तो डेटा पॉइंट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मगर इंडिया में अभी तक बेरोजगारी, पॉवर्टी एलिविएशन और ऐसे एक फंडामेंटल चीजों में बहुत प्रॉब्लम है। तो इस इंडस्ट्री, जिसे कहते हैं हम सनराइज इंडस्ट्री, इसे आगे आने में और थोड़ा टाइम लगेगा। हम 2-3 बातों को बहुत ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा कि आईटी इंडस्ट्री अगर देखें, जो प्रोग्रामर्स, कोडर्स, डेवलपमेंट, इंडिया ने सबसे बेहतरीन वर्कफोर्स इसमें डेवलप किया है और सर्विस इंडस्ट्री में। तो ये हम नहीं कह सकते कि इंडियन बच्चे, युवा ये नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें एक्सपोजर की एक चीज है और इसमें हमारी ट्रेडिशन और कल्चर की एक चीज है। मैं बार बार ट्रेडिशन और कल्चर का ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एक स्टैंडर्ड बच्चा जब 15, 16, 17 साल में कॉलेज परस्यू करना चाहता है या हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, उनके घर में जो जिसे कहते हैं डोमेस्टिक प्रेशर या पेयर प्रेशर रहता है, कोई भी चीज अलग करना, फर्क करना उन्हें प्रॉब्लम होता है। मगर ये आज इंडिया में खुल रहा है। आज रेगुलर स्कूलिंग से ओपन स्कूलिंग में बहुत बहुत बच्चे जा रहे हैं और ये पिकअप होगा। इसमें थोड़ी मंदी रहेगी, इसमें थोड़ा लैग रहेगा, मगर ये पिकअप रहेगा। और मुझे ये बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडियन बच्चे, इंडियन युवा इसमें सबसे नंबर 1 में रहेंगे। हालांकि हमारा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, मैं तो इस गवर्नमेंट की दाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक एबीजीसी का एक कमिटी, टास्क फोर्स बनाया, जहां एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स का एक टास्क फोर्स बनाया। तो ये सही दिशा है और इस इंडस्ट्री में आने के लिए युवा को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि हमें एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग और हायर एजुकेशन सिस्टम से कॉलेज लेवल में इसे सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का साइज इतना बड़ा है। हालांकि आपको एक चीज भी याद रखना पड़ेगा, जैसे ये इंडस्ट्री है, ये एक डबल एज स्वॉर्ड इंडस्ट्री है। यहां साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी रहेगा, जॉब्स भी मिलेंगे। ऐसा एक सिचुएशन आएगा जैसे सिगरेट आपको कंजम्पशन भी बहुत अच्छा रेवेन्यू देगी, मगर सोशल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, हेल्थ इश्यू ये रहेगा। सो ये ऐसा एक इंडस्ट्री है, तो इसमें हमें कॉन्शियसली खेलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का पुश और एजुकेशनल डिपार्टमेंट का पुश होना पड़ेगा। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चे, युवा इसमें बहुत शाइन कर पाएंगे। वी कैन बी द वर्ल्ड लीडर्स, बीइंग हैविंग वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज इन द वर्ल्ड। इसके लिए हमें 3 चीज करना पड़ेगा। पहला, एजुकेशन सेक्टर में ओपन रिफॉर्म आना पड़ेगा और हर बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनना। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट का टास्क फोर्स में पुश होना पड़ेगा और इसको एनकरेजमेंट देना पड़ेगा और गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस में लाना पड़ेगा। और तीसरा, हम पेरेंट्स को इसको अपॉर्चुनिटी देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है और मुझे पता है कि आज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कंसोलिंग, इसमें बहुत का है और हम एआई, वेब3, मेटावर्स के दुनिया में इसके बिना नहीं जी सकते। मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है इसमें लैग रहेगा, मगर इंडिया नंबर 1 बन जाएगी, शायद 5-10 साल में, नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट डेकेड में। बिल्कुल, और यही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है किसी भी सेक्टर के प्रति होना चाहिए, तभी जाकर बड़े बदलाव जो हैं वो आने वाले वक्त में नजर आएंगे। सुमित जी,
क्या एक बहुत बड़ी वजह, मेरे ख्याल से आप और आपकी टीम तो बहुत सारे डेटा से गुजरती होगी, क्या एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी रिजर्वेशन होती हैं, गेमिंग का नाम आते ही और इस डिजिटल दुनिया का, टेक्निकल दुनिया का नाम आते ही वो थोड़े से कुछ रिजर्वेशंस लेकर चलते हैं, और इसमें भी जब बात जुड़ जाती है कि भारत में इसे लेकर कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, कोई एमएससी की, बीएससी की डिग्री ऐसी कोई नहीं है, आपको प्राइवेट प्लेयर्स और जो भी इस तरह की कंपनियां हैं जो एक प्रोफेशनल कोर्सेज दे रही हैं, उनके ही सहारे इसमें आगे बढ़ना है अभी फ़िलहाल, ये सारे मानते हैं कि ये एक रोड़े हैं जिसकी वजह से इस तरह जो टैलेंट्स आना चाहिए इस सेक्टर में वो नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, आज अगर हम देखते हैं एक गेमिंग मार्केट इंडेक्स जो रहता है उसकी रैंकिंग में भारत जो है 6 रैंक पे है ग्लोबली, अगर हम देखते हैं। और इंडिया में जो, भारत में जो गेमिंग कम्युनिटी है वो 48 करोड़ लोगों की गेमिंग कम्युनिटी इंडिया की खुद की है, जो कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी गेमिंग कम्युनिटी है वर्ल्ड की। अब हमें सिर्फ 5 या 6 चीजें की देखनी है इसके अंदर, जो कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, पर 5 जो चीजें स्किल्स एसेंशियल चाहिए वो है, पहले प्रोग्राम की स्किल, प्रोग्रामिंग जिसमें कि गेम डेवलपमेंट, यूटिलिटी और जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए। दूसरा टेस्टिंग की स्किल, जो कि उसको गेम को टेस्ट करें। फिर थर्ड एनिमेशन की स्किल। फिर एक डिजाइनिंग, जो मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स, वर्चुअल रियलिटी डिजाइनर्स होते हैं। और फिर एक आर्टिस्ट जो कि वीएफएक्स और जो कंसेप्ट आर्टिस्ट की स्किल्स होती हैं, अपार्ट फ्रॉम राइटर्स और गेमिंग। सो अगर हम किसी भी कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी प्रोफेशनल है, वो अगर इन किसी भी स्किल्स में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उसके लिए गेमिंग में आना एक बहुत नेचुरल ट्रांजिशन हो जाएगा, और उसके लिए बहुत आसान होगा कि अपने आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोलना। करीब करीब 1 लाख जो नई नौकरियां इस फील्ड में निकल रही हैं, जो कि बहुत हाई पेइंग होने वाली हैं, उसके लिए वो बहुत ज्यादा रास्ते खोल सकता है अगर वो कुछ भी इन 5 चीजों में, कि उसने कुछ डिग्री ली हो या कोई स्किल अर्जित की हो। बिल्कुल, बिल्कुल। किशोर जी, एक चीज़ और इस पूरी बातचीत में मुझे समझ में आई, कि हम शायद बेसिक्स की ओर नहीं देख रहे हैं। मेरे परिवार में कोई बच्चा है जो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम जान रहा है, और लेकिन उसकी दिलचस्पी बढ़ रही है, वो इस पूरी दुनिया में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो अगर उसका हौसला बढ़ाना है, अगर उसे इस बहुत ही शुरुआती स्तर पे उसे इसमें इसका रुझान दिख रहा है और उसको बेहतर बनाना है, तो हमें क्या चीज़ें एक स्किल के तौर पर उस बच्चे में विकसित करनी होंगी? बहुत सारी इंसाइट्स तो सुमित जी ने दी, लेकिन फिर भी जो एक बेसिक नीड है इस इंडस्ट्री की एक स्किल के तौर पे, वो क्या-क्या होनी चाहिए बच्चे में? तो इसमें 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्री आज इतना ग्लोबलाइज्ड है और इंटरकनेक्टेड है, आपको वर्ल्ड का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो प्रोग्रामिंग में हो, विजुअल एनिमेशन में हो, ग्राफिक्स में हो, मोशन में हो, कहीं भी हो, आपको जानना पड़ेगा। जो मुझे, मेरे हिसाब से अर्बन या रूरल बच्चे पिकअप कर रहे हैं, और उनको अर्बन बच्चे तो मैं बोल सकता हूं कि वो ऑलरेडी अपडेटेड है। ये पहली पॉइंट है। इधर में जो बाधा पड़ेगी वो है कि आज गेमिंग इंडस्ट्री में मुझे नौकरी मिलेगा, मुझे शायद अपना कैरियर मैं बना सकूंगा, और इसमें कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को देख लीजिए, हालांकि ये बहुत लार्ज नंबर में हमें एक एम्प्लॉयमेंट देती है, मगर इसकी जो वोलेटिलिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट की चीज, कभी भी नौकरी जा सकती है, रिटेंशन हो सकती है, ले ऑफ हो सकते हैं। इस डर के वजह से पेरेंट्स जो होते हैं और युवा यंगस्टर्स जो होते हैं वो बहुत डरते हैं। उनको आज भी स्टेबिलिटी ऑफ जॉब और इनकम में चाहिए। तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे ये देश का जो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और जहां पॉवर्टी एलिविएट होगी, तो ये एक्सपेरिमेंट या चैलेंज को लेने में इजी रहेगा। पेरेंट्स के हिसाब से हमें ये जानना है कि कम्युनिकेशन स्किल, वर्ल्ड नॉलेज और अपडेशन, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग स्किल, जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बताया था, और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिएटिविटी, क्योंकि गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां क्रिएटिविटी इज द की। आज भी हम ऐसे एक गेम प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो एक टॉप क्लास वर्ल्ड में, जो पबजी जैसे गेम हम अभी आज तक कर नहीं पाए। अगर हमें ये करना है तो मुझे ये डेफिनेट उम्मीद और कॉन्फिडेंस कि हमारे बच्चे, हमारे युवा इंडियंस कर सकते हैं, मगर क्रिएटिविटी और एक्सपोजर के लिए हमें और कॉन्फिडेंस चाहिए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। इसके लिए हमें ये चाहिए कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि
आखिर इंडस्ट्री चाह क्या रही है और हम दे क्या रहे हैं, हम किस तरह का टैलेंट तैयार कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक होके देखना पड़ेगा। और आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में आंसर चाहूँगा निखिल आपसे, क्या इसका जो एक इकोनॉमिक फैक्टर है, ये जो कोर्सेज हैं, एक तो जो मैंने कहा कि इसमें डिग्री वाली बात नहीं है और उसके बावजूद ये महंगे हैं, और छोटे शहरों में ये भी एक समस्या है कि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज एनिमेशन स्कूलों की खुली है लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, वो उस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो ज़रूरत है। क्या ये सारी चीज़ें भी इसमें बहुत बड़ी बाधा आपको नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल, कल यूएई की एआई मिनिस्टर ने बोला कि ऑल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज विल हैव इंडियाज फिंगरप्रिंट्स ऑन इट। इसका मतलब कि इंडिया से ही बड़ी टेक्नोलॉजीज बन के आएंगी। तो ये बहुत मानने वाली बात है कि बाहर के देश ये मानने लग गए हैं कि इंडिया का टैलेंट पूल इतना अच्छा है। बट जो आपने आप भी बात बोली है, उसकी प्रॉब्लम यही है कि अगर ये इतना बड़ा टैलेंट पूल है और इसको हम एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे, पहले तो पेरेंट्स की तरफ से या स्कूल की तरफ से सपोर्ट नहीं होता। गेमिंग सुनते ही लोगों को लगता है कि नहीं, ये कोई करियर नहीं हो सकता, ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, गेमिंग इंडस्ट्री है, कोई बहुत वॉलेटाइल इंडस्ट्री है और पता नहीं आगे जाके क्या होगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं होती। तो पहले तुम अपनी डिग्री लो, उसके बाद गेमिंग के बारे में सोचना। फिर अगर हम कोर्सेज की बात करें तो बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर भी क्वालिटी कंसर्न्स है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट कोर्सेज फीस के अलावा जो आपको अपने घर पे एक सेटअप करना पड़ेगा, अगर आप एक गेम डेवलपर बनना चाहते हैं या डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव मशीन लेनी पड़ेगी जो केपेबल हो ये सब ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए या वो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। और ये बार बार सॉफ्टवेयर भी खरीदने पड़ते हैं, बहुत महंगी इनकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं। तो ये सब चीजें जो है काफी एक तरीके से बाधा बनती हैं कि ऐसा नहीं है कि आप उठे और कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर में शुरू हो गए और आपने सीख लिया। आपको चाहिए एक हाई लेवल गेमिंग मशीन और ये सब, तो उसकी वजह से बाधा डेफिनेटली बनती है। बिल्कुल, तो इसको अगर कुछ सामान भी गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, पुश मिले, आपको स्किल भी डेवलप करनी है, और इन सब में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस चर्चा का जो मकसद था वो यही था कि हम समझने की कोशिश करें कि ये इंडस्ट्री जिस तरह के टैलेंट्स की डिमांड कर रही है उसको क्या हम पूरा कर पाने में सक्षम है। टैलेंट्स की खान है भारत, लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, जिस तरह के हमें स्कूलिंग में या हमारे कॉलेजेस में या हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह के कोर्सेज चाहिए, उस पर अभी भी काम करना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तीनों खास मेहमानों का, सुमित जी, किशोर जी, इसके साथ ही निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार चर्चा रही और उम्मीद यही करेंगे कि जो भी पेरेंट्स और जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जो भी इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे थे, उनको पूरा इंसाइट मिला होगा। संभावनाएं अपार हैं, बस ज़रूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।